साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार उत्कर्ष परिवार में। देखिएगा, अपन बात कर रहे थे संसद के संदर्भ में और संसद के कार्यों के बारे में अपन बात कर रहे थे। और मैंने संसद के कार्यों में जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, जिसमें साधारण विधेयक, इसके बाद में वित्त विधेयक और धन विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक कैसे अलग अलग होते हैं, सभी प्रकार के धन विधेयक कैसे वित्त विधेयक में शामिल होते हैं, साधारण विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता है, उसके बाद संसद में क्या प्रक्रिया रहती है, संयुक्त बैठक कौन कौन से विधेयकों पर बुलाई जा सकती है, इनके संदर्भ में बात अपन पिछली क्लास में कर चुके थे। आज की सेशन में अपन बात करेंगे संविधान संशोधन को लेकर। देखिएगा, भारतीय संविधान जो है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संविधान में कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण स्वीकार किया गया। विशेषताओं में आपने पढ़ा होगा, या जिसको अपन कहते हैं भारतीय संविधान जो है नमनीयता एवं अनमनीयता का मिश्रण है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में संशोधन की बात को स्वीकार किया गया है, और संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, कौन कौन सी विधियां होगी और कौन से भाग में किस प्रकार से संशोधन किया जाएगा, इनके संदर्भ में आज की सेशन में अपन बात करने वाले हैं। देखिए जरा, बात करें किसके संदर्भ में, संविधान संशोधन के संदर्भ में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के संदर्भ में बात करें, जिसको अपन क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन। देखिएगा, संविधान में संशोधन करने की विशेषताओं के बारे में जब अपने पढ़ा था संविधान की, तब मैंने बताया था कि संविधान में संशोधन भारत में दोनों रूप स्वीकार किए गए। कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से होते हैं, कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जो विशेष बहुमत से, और कुछ ऐसे हैं जो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की क्या लेनी होती है, स्वीकृति लेनी होती है। अर्थात भारतीय संविधान में संशोधन करने की 3 प्रक्रिया है। लेकिन प्रश्न आपसे ये पूछे कि बताइएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 368, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये प्रश्न में डाल दे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल कौन सा 368, आर्टिकल 368 का पूछे, या फिर पूछे भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुसार संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, तो वहां पर आंसर अलग हो जाएगा। उसमें आप कितने प्रकार करेंगे, 2 ही प्रकार करेंगे। क्यों करेंगे, बस ये जानने के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूर्ण मनोयोग के साथ पढ़िएगा और साथ में नोट करने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। देखिए, किसी भी देश के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दी जानी चाहिए, अर्थात उसमें इतना ज्यादा कठोरता नहीं रहनी चाहिए कि संविधान में, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होना भी अपने आप एक अच्छी बात है, और समय के साथ परिवर्तन करने से ही संविधान की प्रासंगिकता और संविधान की जीवंतता बनी रहती है। इसी कारण आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय संविधान में अब तक 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। कितने, 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल है। वहां पर संविधान में संशोधन जो है आसानी से नहीं किया जाता। और दूसरी ओर ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर तो कहा जाता है कि महिला को पुरुष बनाने के अलावा बाकी सारे अमेंडमेंट हो सकते हैं। अर्थात ब्रिटेन में संशोधन की प्रक्रिया बिल्कुल आसान है। भारतीय संविधान सभा के जो मेंबर थे, उन्होंने मध्यवर्ती स्वीकार किया, मध्यवर्ती जो मार्ग है ना, वो स्वीकार किया कि न तो अमेरिका की तर्ज पर भारतीय संविधान में कठोरता को स्वीकार किया जाएगा, न ही ब्रिटेन की तर्ज पर जो है इतनी ज्यादा सरलता प्रदान कर दी जाएगी। कोई सरकार आएगी, कोई संसद जिनका बहुमत रहेगा, वो संविधान में फटाफट से क्या कर दे, अमेंडमेंट कर दे। इसके लिए ये प्रावधान किया गया कि कुछ अमेंडमेंट साधारण बहुमत से होंगे, कुछ अमेंडमेंट विशेष बहुमत से होंगे, और कुछ में राज्यों की भी क्या लेनी पड़ेगी, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। देखिएगा, संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, संविधान संशोधन करने की शक्ति किसको प्रदान की गई है, संसद को। संविधान संशोधन करने की शक्ति किसको प्रदान की गई है, संसद को प्रदान की गई है। राज्य की विधानमंडल संविधान में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। एक एक शब्द का बड़ा महत्व है, मैं क्या कह रहा हूं, राज्य की विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। संविधान में संशोधन केवल और केवल किन के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। देखिए जरा, भारतीय संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संशोधन करने की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, केवल संसद को प्रदान की गई है। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल संविधान में किसी प्रकार का
संशोधन नहीं कर सकते। राज्य विधानमंडल संविधान में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। केवल स्वीकृति के समय अनुमोदन देने से मना कर सकते हैं। अनुमोदन देने से मना कर सकते हैं। अनुमोदन देने से मना कर सकते हैं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि भारत में संविधान संशोधन करने की शक्ति किसको प्रदान की गई है? संसद को। और संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर भारतीय संविधान में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का संशोधन करना है, संशोधन करने का मतलब है कोई नया आर्टिकल जोड़ना है, किसी आर्टिकल को समाप्त करना है, या किसी मौजूदा आर्टिकल में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, तो शक्ति किसको दी गई है? संसद को। लेकिन इसमें एक बात और लिखी गई है कि ऐसी बातें जो संविधान में संघात्मक ढांचे से जुड़ी हैं, क्योंकि भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाए गए हैं, ऐसी बातें जो संघात्मक ढांचे से जुड़ी हुई हैं, इसमें जो है राज्यों की भी क्या लेनी होगी? अनुमोदन लेना होगा। राज्यों का क्या लेना होगा? अनुमोदन लेना होगा। तो राज्य में क्या रहती है? विधानमंडल। तो राज्य की विधानमंडल से क्या लेना होता है? अनुमोदन लेना होता है। यहां पर राज्य की विधानमंडल में कोई संविधान संशोधन बिल अगर भेजा गया है तो राज्य की विधानमंडल उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। नई संशोधन के बारे में कह सकती है कि अमेंडमेंट कीजिएगा, वो या तो उसको स्वीकार कर लेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं संविधान की भाषा में, अनुमोदन कर देगी, या फिर अनुमोदन करने से क्या कर देगी? मना कर देगी। राज्य की विधानमंडल संविधान में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, संविधान में संशोधन के बारे में बात करें तो संविधान में संशोधन किन के द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। संसद जो है कोई नया अनुच्छेद जोड़ सकती है, कोई नया अनुच्छेद जोड़ सकती है, कोई नया अनुच्छेद जोड़ सकती है। जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, देखिए आर्टिकल 21 से जोड़ा गया। किसी अनुच्छेद को समाप्त कर सकती है, किसी अनुच्छेद को समाप्त कर सकती है, समाप्त कर सकती है। जैसे देखिए आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। या फिर किसी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, किसी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, किसी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, किसी अनुच्छेद में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। लेकिन किन के द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। तो तीन प्रकार की बात ध्यान में रखनी है। संसद या तो कोई नया आर्टिकल जोड़ेगी, या किसी मौजूदा आर्टिकल को समाप्त कर सकती है, या फिर किसी अनुच्छेद में क्या कर सकती है? परिवर्तन भी कर सकती है। जैसे आर्टिकल 45 में पहले जो है ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा उस अनुच्छेद में परिवर्तन करके क्या जोड़ दिया गया? 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए क्या करेगा राज्य? प्री प्राइमरी एजुकेशन, अर्थात जो है प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या करवाएगा? उपलब्ध करवाएगा। ये आपको ध्यान में रखना। अब बात आती है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद और कौन से भाग में संविधान संशोधन के बारे में और उनकी प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। देखिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, भारतीय संविधान के भाग के संदर्भ में बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 20 में, कौन से भाग में? भाग 20 में। और आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 में जो है ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है। क्या दे रखा है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है। कौन से आर्टिकल में? 368। और इसी आर्टिकल 368 में लिखा है कि संविधान संशोधन संसद के द्वारा किया जाएगा, राज्य विधानमंडल के द्वारा नहीं किया जाएगा। अगर इस 368 की बात करें तो 368 में 2 प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। एक तो है विशेष बहुमत द्वारा। कौन से बहुमत द्वारा? विशेष बहुमत द्वारा। और दूसरा जो है वो है विशेष बहुमत। दूसरा कौन सा ध्यान में रखेंगे? दूसरा इसमें दे रखा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमोदन, आधे राज्यों से अनुमोदन। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से अनुमोदन।
आधे से अधिक नहीं दे रखा है, ये भी ध्यान में रखना है। क्या दे रखा है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। अब बात करते हैं विशेष बहुमत क्या होता है और संविधान में संशोधन करने में विशेष बहुमत की प्रक्रिया कैसे संसद के द्वारा संपन्न की जाती है। देखिएगा, विशेष बहुमत की बात करें तो विशेष बहुमत में दो बातें ध्यान में रखनी। एक तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का क्या चाहिए? बहुमत। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, संसद के द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न की जा रही है और संसद में दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और दूसरी कौन सी? राज्यसभा। लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 543 और राज्यसभा में कितने होते हैं? 245। इनमें ये क्या है? कुल सदस्य संख्या। और कुल सदस्य संख्या का क्या चाहिए भाई? बहुमत चाहिए। कुल सदस्य संख्या का क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। अर्थात जो है किनका बहुमत चाहिए? लोकसभा में रखा जाएगा कोई संविधान संशोधन बिल तो आपको ध्यान में रखना है 543 का बहुमत चाहिए। और बिल अगर राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा में भी 245 का क्या चाहिए? बहुमत। और बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। ये पहली कंडीशन है। विशेष बहुमत में दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली कौन सी? कुल सदस्य संख्या का बहुमत। किनका कुल सदस्य संख्या? संसद के जिस सदन में जितनी सदस्य संख्या है उस सदस्य संख्या का कुल, ये कुल सदस्य संख्या है, इनका क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले, उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले, मतदान में भाग, उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्य संख्या का, सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य संख्या का कौन सा बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत। ये दोनों जब प्रक्रिया पूरी होगी उसे अपन क्या बोलेंगे? विशेष। विशेष बहुमत में दोनों का होना आवश्यक है। पहला कुल सदस्य संख्या का बहुमत और दूसरा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य संख्या का कौन सा बहुमत? 2/3 बहुमत। अब देखिए जरा, 543 में से मान लेते हैं आज जो है 400 सदस्य आए तो 400 का कितना चाहिए भाई? 2/3 बहुमत। उसके बाद में राज्यसभा की बात करें तो मान लेते हैं 245 में से आज कितने आए? 220 आए तो 220 का क्या चाहिए? 2/3 बहुमत। ये दोनों प्रक्रिया संपन्न होगी तभी अपन उसको क्या कहेंगे? विशेष बहुमत कहेंगे। विशेष बहुमत में क्या ध्यान में रखेंगे? कुल सदस्य संख्या का तो क्या चाहिए? बहुमत। और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का क्या चाहिए? 2/3 बहुमत। दूसरी बात करते हैं किन की? दूसरी मैंने लिखा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो ये वाली प्रक्रिया संसद के द्वारा स्वीकार की जाएगी। ये तो विशेष बहुमत तो कहां चाहिए? विशेष बहुमत तो चाहिए संसद में। संसद में तो कौन सा बहुमत? विशेष बहुमत। और उसके बाद में राज्यों में भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा? राज्यों में। और राज्यों में कितने राज्य वर्तमान में? 28 राज्य हैं। और इनके अलावा दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दो ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर क्या है? विधानसभाएं। कौन कौन से? दिल्ली और पुदुचेरी। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी बात हो रही है लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तो कितने संघ शासित प्रदेश हो जाएंगे? 3। फिलहाल कितने हैं? तो कितने केंद्र शासित, कितने यूनियन टेरिटरी? 2, जहां पर क्या है? विधानसभा है। तो 28 और 2 कितने हो गए? 30। और 30 का आधा कितना हो गया? 15। आधे ही लिखा है ना मैंने? क्या लिखा है? आधों की क्या चाहिए? स्वीकृति। और आधों का मतलब क्या हो गया है? 15। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे संविधान संशोधन या भारतीय संविधान की ऐसी विशेषताएं जो केंद्र के साथ में बताऊंगा कौन कौन से में राज्यों की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है, जो संघात्मक ढांचे से जुड़ी हुई हैं, इसमें राज्यों की स्वीकृति भी लेना क्या होती है? आवश्यक होती है। और आधे राज्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक होगी। कितने राज्यों की? आधे राज्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक होगी। आधे से अधिक नहीं है, ये ध्यान में रखना है। आधों का मतलब है 30 है कुल, तो 30 में से आधे कितने हो जाएंगे? 15। अगर 35 होते तो 35 का आधा कितना रहता? वो आपको ध्यान में रखना है। और अगर 40 रहते तो 40 का आधा कितना रहता? 20। उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। राज्यों की स्वीकृति जैसा शब्द नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है? राज्यों का अनुमोदन। यहां पर राज्य की विधानमंडल होती है। विधानमंडल में कई राज्यों में 2 सदन है, कई राज्यों में 1 सदन है। जिन राज्यों में 2 सदन है तो दोनों सदनों से स्वीकृत करना होगा। और जिन किन्हीं राज्यों में 1 सदन है, केवल विधानसभा है, वहां विधानसभा से क्या लेनी होगी? स्वीकृति लेनी होगी। उसके द्वारा क्या करना होगा? अनुमोदन प्रदान करना होगा।
जब कोई संविधान संशोधन बिल राज्यों में संसद की स्वीकृति के पश्चात राज्यों के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, राज्य विधानमंडल उसमें स्वयं किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। राज्य विधानमंडल के पास में दो विकल्प रहते हैं, या तो जैसा संसद के द्वारा आया है उसको अनुमोदन कर दें, और या फिर अनुमोदन से क्या कर दें, मना कर दें। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन बिल में न तो संशोधन स्वयं कर सकती हैं, न संशोधन के संदर्भ में सुझाव संसद को भेज सकती हैं। ऐसा भी नहीं, जैसे धन विधेयक के संदर्भ में आपने बात की थी कि धन विधेयक में राज्यसभा स्वयं संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन संशोधन की सिफारिश किनको कर सकती है, लोकसभा को कर सकती है। यहां पर यह संशोधन की सिफारिश भी संसद को नहीं कर सकती हैं। राज्य विधानमंडल के पास में दो विकल्प रहते हैं कि या तो भाई साहब इसे अनुमोदन प्रदान कर दें, और या फिर अनुमोदन देने से क्या कर दें, मना कर दें। यहां से अच्छा प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इनको थोड़ा देखिएगा। राज्य विधानमंडल यानी दूसरी जो कंडीशन थी वो कौन सी थी, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, ये आप ध्यान में रखेंगे। और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन का मतलब है राज्य में क्या होती है, विधानमंडल। राज्य में क्या होती है, विधानमंडल। और विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, दो। एक तो कौन सा, विधानसभा, और दूसरा कौन सा, विधान परिषद। दूसरा कौन सा ध्यान में रखेंगे, विधान परिषद। एक तो विधानसभा और दूसरा कौन सा, विधान परिषद। जब यहां पर स्वीकृति की बात आई, जिन राज्यों में दो सदन है उन दोनों से जो अनुमोदन लेना होगा, और जिन किन्हीं राज्यों में एक है उनमें एक से अनुमोदन लेना होगा। संविधान में क्या लिखा है, राज्यों का अनुमोदन जो है ये संकल्प प्रस्ताव के द्वारा लिया जाएगा। कौन से प्रस्ताव, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द का बड़ा महत्व है। क्या लिखा गया है कि राज्यों का अनुमोदन संकल्प प्रस्ताव के द्वारा लिया जाएगा। और साथियों, संकल्प प्रस्ताव हमेशा हमेशा कैसा होता है, विशेष बहुमत के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। तो यहां पर राज्यों की विधानमंडल को भी क्या करना होगा, राज्यों की विधानमंडल को भी कुल सदस्यीय संख्या का बहुमत, कुल सदस्यीय संख्या का तो क्या चाहिए, बहुमत, और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले, उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले, उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वालों का कौन सा बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। ये राज्यों के अनुमोदन के संदर्भ में ध्यान में रखना है। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल को संविधान में संशोधन की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान में संशोधन की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। वह केवल अनुमोदन देने से मना कर सकता है। अनुमोदन देने से क्या कर सकती है, मना कर सकती हैं। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी। ये वाला प्रश्न, क्योंकि ये तो सब पढ़ के जाएंगे। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब दो कंडीशन, कुल सदस्यीय संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत। लेकिन प्रश्न ये पूछे राज्य विधानमंडल से संबंधित, यहां पर 2-3 अच्छे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला सुनिएगा, राज्यों की स्वीकृति के संदर्भ में या राज्यों के अनुमोदन के संदर्भ में क्या लिखा गया है, हुबहू जैसा आर्टिकल 368 में लिखा गया है वैसा प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान की भाषा में क्या लिखा गया है, राज्यों की स्वीकृति लेना अनिवार्य या फिर राज्यों का अनुमोदन। तो क्या ध्यान में रखेंगे, स्वीकृति जैसा शब्द भारतीय संविधान के राज्यों के संदर्भ में नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है, राज्यों से क्या लेना होगा, अनुमोदन लेना होगा। क्या राज्य संविधान में संशोधन के सुझाव जो हैं संसद को भेज सकते हैं, नहीं। राज्य के सामने दो ही विकल्प रहेंगे, या तो अनुमोदन दे दें या अनुमोदन देने से क्या कर दें, मना कर दें। फिर तीसरा क्वेश्चन बनेगा, कितने राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है, आधे, आधे से अधिक। तो आपको ध्यान में रखना है आधे राज्यों की स्वीकृति है। आधे से अधिक राज्यों जैसा शब्द भी 368 में उल्लेखित नहीं किया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना। फिर अगला प्रश्न हो सकता है कि राज्य विधानमंडल में कहां से स्वीकृति लेने, कहां से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों, केवल विधानसभा या केवल विधान परिषद, कौन सा करेंगे। जिन राज्यों में दोनों सदन हैं उनमें तो दोनों से, और जिन राज्यों में केवल विधानसभा है वहां केवल विधानसभा से स्वीकृति लेनी होगी। विधानसभा से क्या लेना होगा, अनुमोदन लेना होगा।
फिर कौन से प्रस्ताव से लेना होगा, तो यहां पर क्या लिखा है, संकल्प प्रस्ताव। और संकल्प प्रस्ताव जहां भी आए भारतीय संविधान के संदर्भ में, संकल्प प्रस्ताव जैसा शब्द आते ही आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, संकल्प प्रस्ताव का मतलब होता है कुल सदस्यीय संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का कौन सा, 2/3 बहुमत। अब बात करते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में बात करें तो कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे, 368। क्या लिखा गया है, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, लोकसभा में भी रखा जा सकता है, राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है, जैसे धन विधेयक पहले हमेशा कहाँ रखना होता था, लोकसभा में रखना होता था। यहां पर क्या लिखा है, संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। और किसी भी सदन का क्या मतलब हुआ कि संविधान संशोधन बिल जो है ये लोकसभा में भी रखा जा सकता है और दूसरा राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। क्लियर है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे, दूसरी बात ध्यान में रखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदस्य, संसद के किसी भी सदस्य द्वारा रखा जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जा, जरूरी नहीं है मंत्री रखे। ध्यान से सुनिएगा, 368 में क्या लिखा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक जो है यह संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जा सकता है। मंत्री भी संसद का मेंबर ही होता है, वो भी रख सकते हैं, और मंत्री के अलावा दूसरा कोई भी संसद का सदस्य रख सकता है। लोकसभा का सदस्य लोकसभा में रखेगा, राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा में रखेगा। मनोनीत सदस्य भी रख सकता है और निर्वाचित सदस्य भी रख सकता है। मनोनीत सदस्यों का मतलब जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उनको केवल और केवल विश्वास अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में शक्ति प्रदान नहीं की गई है, या फिर राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में शक्ति प्रदान नहीं की गई है। बाकी वो सारी शक्तियां उन्हें प्राप्त होती हैं जो सामान्य निर्वाचित सदस्य को होती है। तो मनोनीत सदस्य भी संविधान संशोधन बिल, मनोनीत सदस्य सभी प्रकार के विधेयक जो हैं संसद में रख सकते हैं जो सदस्यों के संदर्भ में रखने की बात की गई है। तो दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जा सकता है। अब देखिए जरा, ये दोनों सदन है, कौन कौन से, जैसे ये राज्यसभा है और ये कौन सी सभा है, लोकसभा। अब यहां पर ध्यान में रखना है, मैंने कहा किसी भी सदन में रख सकते हैं। जैसे ये जो है ये संविधान संशोधन विधेयक है, इस संविधान संशोधन विधेयक को पहले मान लेते हैं कहां रख लिया, राज्यसभा में। राज्यसभा में पारित होने के बाद कहां जाएगा, लोकसभा में। एक तो किसी भी सदन में रख सकते हैं, और दूसरी क्या ध्यान में रखेंगे, कोई भी सदस्य रख सकता है, कोई भी सदस्य रख सकता है, कोई भी सदस्य रख सकता है। अब दोनों सदनों में पारित होने के बाद में ये बिल कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। किन के पास जाएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो संविधान संशोधन बिल जो है ये किन के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अब मूल संविधान में क्या था, मूल का मतलब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, इसके संदर्भ में प्रावधान था कि संविधान संशोधन बिल के संदर्भ में राष्ट्रपति जैसे सामान्य जो बिल है तो रहता है, सामान्य विधेयक रहता है, वैसी शक्ति प्रदान की गई थी। यानी राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता था, लेकिन वर्तमान में पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होता है, बाध्यकारी होता है, स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी होता है। ये परिवर्तन कब किया गया, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी होगा, वो कौन सा ध्यान में रखेंगे, 24वां संविधान संशोधन। तो यहां पर दो बातें ध्यान में रखनी है, मूल संविधान में
मूल संविधान में संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु भेज सकता था। अब यहां पर क्या ध्यान में रखेंगे, एक अमेंडमेंट क्या था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, 24वां संविधान संशोधन। कौन सा? 24वां संविधान संशोधन। और 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर क्या प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने हेतु बाध्यकारी होगा। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने हेतु क्या होगा? बाध्यकारी होगा। इसका मतलब संविधान संशोधन बिल जो है इसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। क्या ध्यान में रखेंगे? 24वां संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए क्या किया गया? बाध्यकारी। 24वां संविधान संशोधन ध्यान में रखेंगे, जिसमें क्या प्रावधान किया गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो उस पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होगी, राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। अगली बात आती है कि क्या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है या नहीं हो सकती? तो ध्यान से सुनिएगा, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक, जॉइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और उसमें अगर संसद के दोनों सदनों के मध्य कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया है, मतलब लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा 6 माह तक उस पर किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया में काम नहीं ले, राज्यसभा ने पारित कर लिया, लोकसभा 6 माह तक उस पर किसी प्रकार का विचार नहीं करे, तो साधारण बिल में तो राष्ट्रपति जॉइंट सीटिंग बुला सकते हैं आर्टिकल 108 के तहत। लेकिन अगर संविधान संशोधन बिल है तो इस पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, उस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको वन लाइनर कैसे ध्यान में रखेंगे, एक एक शब्द में देखिए जरा। पहला बिंदु क्या ध्यान में रखेंगे? संविधान संशोधन बिल किसी भी सदन में रखा जा सकता है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। दूसरा, संविधान संशोधन बिल जो है कोई भी सदस्य रख सकता है, कोई भी सदस्य रख सकता है। तीसरा ध्यान में रखेंगे, दोनों सदनों को समान शक्तियां, दोनों सदनों को संविधान संशोधन के संदर्भ में क्या प्रदान की गई हैं? समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगला ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति स्वीकृति देने हेतु क्या होगा? बाध्यकारी। राष्ट्रपति स्वीकृति देने हेतु क्या होगा? बाध्यकारी होगा। और ये परिवर्तन कब? तो आप ध्यान में रख सकते हैं 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971। और प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, आर्टिकल 368 में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया गया? 24वें संविधान संशोधन। और लास्ट क्या ध्यान में रखेंगे? संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। यह किसके संदर्भ में बात होगी? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में किसी भी सदन को ज्यादा शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं, दोनों सदनों को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं और दोनों सदनों को समान रखा गया है। बस ये बात ध्यान में रखिएगा, मूल संविधान में राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता था, लेकिन 24वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, उस पर राष्ट्रपति जी को हस्ताक्षर करने ही होंगे। और इसी 24वें संविधान संशोधन का मैंने जिक्र किया था जब अपन आर्टिकल 13 पढ़ रहे थे। आर्टिकल 13 में इसी 24वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 13(4), और 13(4) में क्या लिखा
कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, याद आया होगा आपको जब अपन आर्टिकल 13 पढ़ रहे थे और आर्टिकल 13 में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट पढ़े थे जिसमें मैंने बताया था कि 24वां संविधान संशोधन किया और 24वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। और जब संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, इसका मतलब है संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। इस 24वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका में चुनौती दी गई। कौन से वाद में? केशवानंद भारती बनाम कौन सा राज्य? केरल राज्य 1973 में 24वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका में चुनौती दी गई थी, 24वें और 25वें दोनों को। कौन से वाद में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 24वां और 25वां संविधान संशोधन दोनों ही क्या हैं? संवैधानिक हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन बिल पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी होगा, लेकिन संविधान में संशोधन कहीं भी करे संसद, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और मूल ढांचे की पहली बार, मूल ढांचे का सिद्धांत पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वाद में दिया था? केशवानंद भारती वाद में दिया था। अब मैंने कहा 368 में तो दो ही प्रक्रिया है। आर्टिकल 368 में तो दो ही प्रक्रिया दी गई। कौन कौन सी? विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। लेकिन भारतीय संविधान में कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो साधारण बहुमत के द्वारा भी होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 368 में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो साधारण बहुमत के द्वारा भी होते हैं। कौन कौन से? जैसे नए राज्य का गठन करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, नागरिकता से संबंधित परिवर्तन करना है। तो कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो साधारण बहुमत के द्वारा होते हैं। साधारण बहुमत के द्वारा कौन कौन से होते हैं? विशेष के द्वारा कौन कौन से होते हैं? और राज्यों के अनुमोदन के द्वारा कौन कौन से होते हैं? और संविधान का मूल ढांचा क्या है? इनके संदर्भ में अपन बात करने वाले। सबसे पहले बात करें किसके संदर्भ में? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है साधारण बहुमत से संविधान संशोधन। साधारण बहुमत से संविधान संशोधन। अब देखिए जरा, पहली बात तो आप क्या ध्यान में रखेंगे? अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में साधारण बहुमत का प्रावधान नहीं किया गया है। साधारण बहुमत का प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 368 में साधारण बहुमत का प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन कुछ अमीट, देखिए इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। प्रश्न कैसा होगा? ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको आर्टिकल देके पूछ ले कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में कितने प्रकार के संशोधन हो सकते हैं, क्या करेंगे? दो। कौन कौन सा? विशेष और विशेष प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। लेकिन प्रश्न ये पूछे कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, आर्टिकल नहीं दे, भाग नहीं दे, सीधा ही प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, आप कहेंगे कितने प्रकार से? 3 प्रकार। इसमें 2 के बारे में अपन बात कर चुके हैं और तीसरा कौन सा है? साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन। और साधारण बहुमत के द्वारा कौन कौन से होते हैं? देखिए जरा, भारत में नए राज्य का गठन, नए राज्य का गठन, नए राज्य का गठन करना है। नए राज्य का गठन करना है तो कौन से बहुमत से होगा? साधारण बहुमत। जैसे कोई भी नया राज्य बनाना, जैसे तेलंगाना बनाया था तेलंगाना 2014 में, तो नए राज्य के गठन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं रहती है। नए राज्य का गठन करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, या फिर राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, राज्य के नाम में परिवर्तन करना है। ये तीनों बातें कौन से अनुच्छेद की हैं? आर्टिकल 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखा गया है नए राज्य का गठन, राज्य की सीमा में परिवर्तन और राज्य के नाम में परिवर्तन। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 3। और अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 में जो भी परिवर्तन होते हैं वो साधारण बहुमत के द्वारा होते हैं।
अब जैसे आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर को जो है पहले राज्य था, राज्य से क्या बना दिया गया, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर दिया। जैसे पहले दिल्ली था, फिर उसका नाम कर दिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, पहले क्या था, पांडिचेरी था, इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया, पुदुचेरी। पहले नाम था लक्कादीव, अमीनदीव, मिनिकॉय, उसका नाम करके क्या कर दिया, लक्षद्वीप। जैसे हाल ही में जो है 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, कौन कौन से, दादरा नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों का विलय कर दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो नए राज्य का गठन करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, या फिर राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, कौन से बहुमत के द्वारा होगा, साधारण बहुमत के द्वारा। नंबर 4 आप ध्यान में रखेंगे, नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। और नागरिकता से संबंधित प्रावधान का क्या मतलब हुआ कि नागरिकता की प्राप्ति के संदर्भ में या नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में कोई संशोधन करना है। किन के संदर्भ में, नागरिकता की प्राप्ति के संदर्भ में, या फिर नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित कोई संशोधन करना है, तो वो भी कौन सा रहेगा, वो भी जो है साधारण बहुमत के द्वारा रहेगा। नेक्स्ट और आप ध्यान में रख सकते हैं साधारण बहुमत से संबंधित, संसद में गणपूर्ति, संसद में गणपूर्ति, और गणपूर्ति को मैं कोरम भी कह सकता हूं। आर्टिकल कौन सा, 100, भारतीय संविधान के आर्टिकल 100 में दे रखा है ना गणपूर्ति। वर्तमान में गणपूर्ति कितनी है, 1/10, यानी कुल सदस्यीय संख्या की 1/10 सदस्यीय न्यूनतम सदस्यीय संख्या आवश्यक है किसी बैठक को शुरू करने के लिए। जैसे लोकसभा में गणपूर्ति कितनी है, 55 सदस्य, राज्यसभा में कितने, 25, और 55 और 25 क्यों है, क्योंकि लोकसभा की 543 सीटें और 543 का 1/10 कितनी होगी, 55। राज्यसभा में 245 है और 245 की 1/10 कितनी होगी, 25। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो कौन से बहुमत के द्वारा होगा, साधारण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे, संसद की प्रक्रिया एवं नियम, संसद की प्रक्रिया एवं नियमों में परिवर्तन, संसद की प्रक्रिया एवं नियमों में परिवर्तन करना है, कौन से बहुमत के द्वारा होगा, साधारण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट आप ध्यान में रख सकते हैं, भारतीय संविधान में आपने देखा कि 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, जिसमें किसका उल्लेख किया गया है, भाषा का। किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना है। जैसे मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, जैसे 15वीं भाषा जोड़ी गई 21वें अमेंडमेंट के द्वारा, फिर जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। ऐसे किसी भी भाषा को अगर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ना है, ठीक है, तो वो कौन से बहुमत के द्वारा होगा, साधारण बहुमत के द्वारा। अगला आप ध्यान में रख सकते हैं कौन सा, भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में परिवर्तन, 5वीं और 6ठी अनुसूची में परिवर्तन। और 5वीं और 6ठी अनुसूची किनसे संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित। जैसे भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल करना है तो 5वीं अनुसूची में परिवर्तन होगा, और कौन से बहुमत से होगा, साधारण बहुमत से। और असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इन क्षेत्रों के अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान जो है, ये 6ठी जो अनुसूची है, 6th शेड्यूल है, उसके तहत की जाएगी। दोनों ही कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से। नेक्स्ट आप ध्यान में रख सकते हैं कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या फिर विधान परिषद की क्या करनी है, समाप्ति करनी है। विधान परिषद एक ऐसी सदन है, और आर्टिकल 169, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 169 में विधान परिषद की गठन और विधान परिषद की समाप्ति के बारे में बात की गई है। अगर विधान परिषद में गठन करना है और विधान परिषद में समाप्ति, विधान परिषद की समाप्ति करनी है, कौन से बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा। अगला आप ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा करंट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में राजस्थान और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने मांग की कि हमारे यहाँ पर भी विधान परिषद का गठन किया जाना चाहिए। अगर इन राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया तो बताओ कौन से बहुमत के द्वारा होगा, साधारण बहुमत से। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे पहले विधानमंडल में स्वीकृति आवश्यक होती है, विधान जो है परिषद के गठन के लिए, विधानसभा की स्वीकृति, और विधानसभा में तो सरकार का बहुमत रहता ही रहता है। इसके बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, और जब संसद के द्वारा स्वीकृति लेगी तो संसद कौन से बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है
संघ शासित प्रदेशों में, संघ शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन, संघ शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन करना है। संघ शासित प्रदेश में अगर विधानसभा का गठन करना है, इनके लिए भी कौन से बहुमत की आवश्यकता रहेगी? साधारण बहुमत की आवश्यकता रहेगी। तो ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट है जो संविधान में संशोधन तो होते हैं लेकिन 368 की प्रक्रिया में शामिल नहीं माने जाते हैं, और दूसरी, इनको संविधान संशोधन की प्रक्रिया में शामिल नहीं माना जाता है। ये सारे के सारे जो हैं साधारण बहुमत के द्वारा होते हैं। कौन कौन से? जैसे नए राज्य का गठन करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति के संदर्भ में कोई बात करनी है, गणपूर्ति से संबंधित कोई बात है, संसद की प्रक्रिया एवं नियमों से संबंधित है, भारतीय संविधान की 5वीं, 6ठी और 8वीं अनुसूची में परिवर्तन करना है, या फिर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या विधान परिषद की समाप्ति करनी है, या ध्यान में रख सकते हैं संघ शासित प्रदेश में विधानसभा के गठन के संदर्भ में प्रावधान करना है। तो कौन से बहुमत के द्वारा होगा? साधारण बहुमत के द्वारा होगा। और साधारण बहुमत आर्टिकल 368 में शामिल नहीं है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दूसरा जो रहता है वो रहता है विशेष बहुमत। कौन सा बहुमत? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। और विशेष बहुमत का संविधान संशोधन का मतलब क्या हुआ? संसद के द्वारा 2 शर्तें। पहली कौन सी? कुल सदस्य संख्या का क्या चाहिए? बहुमत। और दूसरी, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का क्या चाहिए? 2/3 बहुमत। ठीक है। विशेष बहुमत के द्वारा कौन कहां पर परिवर्तन हो सकता है? एक तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है। किसमें? मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है। मौलिक अधिकारों में क्या करना है? संशोधन करना है। तो कौन से बहुमत के द्वारा होगा? विशेष बहुमत के द्वारा। और बहुत बार हुआ है, जैसे 86वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 21A जोड़ा गया, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा, 44वां संविधान संशोधन, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। भविष्य में भी अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, मौलिक अधिकारों को कोई नया अधिकार बनाना है, किसी मौलिक अधिकार को समाप्त करना है, या मौलिक अधिकारों के किसी आर्टिकल में परिवर्तन करना है, तो संसद के द्वारा कौन से बहुमत से किया जाएगा? विशेष बहुमत के द्वारा किया जाएगा। और यह बात आर्टिकल 368 में स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन हमेशा विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जाएगा। मौलिक अधिकारों के बाद दूसरा आप ध्यान में रख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन में संशोधन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है, यह भी कौन से बहुमत के द्वारा होगा? विशेष बहुमत के द्वारा। कौन से बहुमत के द्वारा? विशेष बहुमत के द्वारा। और तीसरी बात तो इसमें जबरदस्त लिखी गई है। तीसरी बात क्या लिखी गई है? कि ऐसे परिवर्तन जो साधारण बहुमत के द्वारा नहीं हो, और ऐसे परिवर्तन जो राज्यों की स्वीकृति के द्वारा नहीं हो, राज्यों के अनुमोदन के द्वारा नहीं हो, वो सारे के सारे विशेष बहुमत से द्वारा करने होंगे। देखिए, मैंने बताया था संविधान में संशोधन करने की 3 प्रक्रिया है। कितनी प्रक्रिया है? 3 प्रक्रिया। 368 में 2 रखी है, लेकिन 3 प्रक्रिया है। एक तो साधारण, दूसरी मैंने बताई विशेष, और तीसरी मैंने बताई कौन सी? विशेष प्लस राज्यों का अनुमोदन। विशेष प्लस राज्यों का अनुमोदन। अब यहां पर क्या लिखा गया है कि ऐसे परिवर्तन जो साधारण बहुमत के द्वारा नहीं होते हो और जो इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं होते, वे सारे के सारे कौन से परिवर्तन के द्वारा होंगे? कौन से बहुमत के द्वारा होंगे? विशेष बहुमत के द्वारा। यानी ऐसे मैंने इसका सबका लिखवा दिया है। कौन सा? साधारण बहुमत के द्वारा कौन कौन से परिवर्तन होते हैं संविधान में, ये नोट कर लिया। और साथ ही विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुमोदन के द्वारा कौन होंगे, वो नोट कर लेंगे। इनके अलावा जो भी पीछे बच जाएगा, वो सारा का सारा कौन से बहुमत के द्वारा होगा? विशेष बहुमत के द्वारा होगा। तो यहां पर आप क्या नोट करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। ऐसे संशोधन जो साधारण बहुमत एवं विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन के द्वारा नहीं होते हो,
आधे राज्यों के अनुमोदन के द्वारा नहीं होते हो, वो सभी होते हैं, वो सभी विशेष बहुमत के द्वारा होंगे। वे सभी कौन से बहुमत के द्वारा होंगे? विशेष बहुमत के द्वारा होंगे, विशेष बहुमत के द्वारा होंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी जो परिवर्तन इनके द्वारा और इनके द्वारा नहीं होगा वो सारे के सारे कौन से बहुमत के द्वारा होंगे? विशेष बहुमत के द्वारा होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा बच गया कौन सा? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तीसरा कौन सा है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन के द्वारा भारतीय संविधान में कहां कहां परिवर्तन होता है ये देखिए जरा। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। और कौन सा आर्टिकल है भाई? 54। अब आप कहेंगे इसमें राज्यों के अनुमोदन की क्या आवश्यकता है? अरे भाई, जब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, कौन भाग लेते हैं? राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, तो ये किस में शामिल रहेगा? ये विशेष बहुमत प्लस, मैंने कहा ना, ऐसी बातें, भारतीय संविधान के ऐसे तत्व जहां राज्यों की हिस्सेदारी है, जहां राज्यों की भागीदारी है, या जो संघात्मक ढांचे से जुड़ा हुआ है, उसमें राज्यों का अनुमोदन लेना भी क्या होता है? आवश्यक होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को हमने देखा था, तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही विधानसभा के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। और जब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तो बताओ, राज्यों के सदस्य जब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग ले रहे हैं, अब राज्यों के संसद ये कर सकती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभा के सदस्यों को बाहर निकाल दिया जाए? नहीं, आपके कहने से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये कौन से बहुमत में होगा? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। अभी करंट के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर में विधानसभा के गठन के बारे में बात की गई है। जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 2019, इसमें प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर जो कि पहले राज्य था, राज्य से उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या होगी? विधानसभा होगी। और जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इनके लिए पहले जो है आपने देखा होगा, दिल्ली और पुदुचेरी के लिए 17वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, और उसी 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की क्या दी गई? अनुमति दी गई। वैसे ही अब अगर जम्मू कश्मीर का विधानसभा का गठन हो जाता है, होने के बाद में संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा। बिना संशोधन के जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। और जब संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तो बताओ कहां पर परिवर्तन हो रहा है? निर्वाचक मंडल में। अब निर्वाचक मंडल में परिवर्तन हो रहा है तो कौन से बहुमत के द्वारा होगा? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। इस प्रकार पढ़िएगा कोई भी घटना, क्योंकि आप ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि करंट की दृष्टि से भी मैं कह रहा हूं ना, कोई ना कोई बात जो है संविधान से जुड़ी रहेगी। और उनका जैसे, और मैं बता रहा हूं 104वां संविधान संशोधन हुआ, तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से ऐसे आर्टिकल भारतीय संविधान में प्रभावित हुए वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं। आर्टिकल 330 ध्यान में रखना है, 331 ध्यान में रखना है, 331 के साथ 332 ध्यान में रखना है, 333 ध्यान में रखना है और 334 भी ध्यान में रखना है। कौन कौन से निष्प्रभावी हो गए? 331 और 333 समाप्त नहीं हुए, क्या हुए? निष्प्रभावी हुए। और किसको जो है 10 वर्ष का आरक्षण दिया गया? तो एससी के आरक्षण लोकसभा के संदर्भ में कौन सा आर्टिकल है? विधानसभा के संदर्भ में कौन सा आर्टिकल है? कितनी सीटें रिजर्व हैं लोकसभा में एससी के लिए, कितनी सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं, किससे कौन से आधार वर्ष के अनुसार उनकी सीटें जो हैं उनकी सीटों का निर्धारण किया गया। सारी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि बदलते एग्जाम पैटर्न में आजकल जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कोई भी संविधान संशोधन होता है, उस संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में कहां कहां पर परिवर्तन होता है वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे मैं और बात करूं, जब संविधान संशोधन के बारे में बात चली रही है तो
103वां संविधान संशोधन हुआ, क्या दिया गया? ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर राज्य विशेष प्रावधान करेगा, और राज्य ने जो है 10% आरक्षण उपलब्ध करवाया। कौन कौन से आर्टिकल? 15(6) भी जोड़ा गया और 16(6) भी जोड़ा गया। आप कहेंगे 15(6) क्यों? क्योंकि 15(6) में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा, और 16(6) में लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है, और लोक नियोजन में अवसर की समानता के समय ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% क्या प्रदान किया जाएगा? आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे पूर्व 102वां अमेंडमेंट, 102वां संविधान संशोधन जो है पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन किया गया। आयोग का आधार कौन सा आर्टिकल? जब पिछड़े वर्ग की बात करें तो उनसे पूर्व एससी आयोग और एसटी आयोग, इनका गठन कौन करता है? इसमें जो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इससे पूर्व जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो किससे संबंधित था? जीएसटी से संबंधित, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, उनमें भी राज्यों से क्या ली गई? अनुमोदन। ठीक है, कौन सा राज्य था जिन्होंने सर्वप्रथम अनुमोदन दिया? कौन सा था जिन्होंने सबसे अंतिम अनुमोदन दिया? ठीक है, जीएसटी के संदर्भ में कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान में जोड़ा गया? और उनके तहत जीएसटी परिषद के गठन की भी बात की गई। तो जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है? जीएसटी परिषद का गठन किस प्रकार किया जाता है, ये भी ध्यान में रखें। हालांकि जीएसटी इकोनॉमिक सब रहेगा, उसमें आप जो है कर से संबंधित जो बातें अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, लेकिन जो बात पॉलिटी से संबंधित है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। कहां कहां परिवर्तन हुआ, केंद्र राज्य के संबंधों पर यहां पर क्या प्रभाव पड़ा, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। इससे पूर्व 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? भारत और बांग्लादेश की जो वहां पर सीमा रेखा का निर्धारण स्पष्ट रूप से नहीं हो रखा था, तो भारत की कितनी टुकड़ियां जो हैं बांग्लादेश को दी गई, बांग्लादेश की कितनी टुकड़ियां भारत को दी गई, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और इससे पूर्व सीमा रेखा के निर्धारण को लेकर जो है कौन कौन से और वाद ध्यान में रखेंगे? बेरुबारी वाद भी ध्यान में रखना होगा, और बेरुबारी वाद को न्यायपालिका में उससे पूर्व जो है संसद ने सीधे ही बेरुबारी क्षेत्र को किसे दे दिया था? पाकिस्तान को दे दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और 1969 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार से आप जोड़ के पढ़ेंगे तो बिल्कुल पॉलिटी क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। 99वां संविधान संशोधन भी महत्वपूर्ण है। क्यों है? ध्यान से सुनिएगा। इसके द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। अब न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया तो कॉलेजियम समाप्त हुआ, तो पूछा जा सकता है कॉलेजियम का गठन कौन से वर्ष में किया गया? कॉलेजियम में कितने व्यक्ति होते हैं? कॉलेजियम का गठन की आवश्यकता क्या है? अगर कॉलेजियम के स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया तो उसकी क्या कमियां रही, जिसके कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने 99वें अमेंडमेंट को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। ठीक है, तो अंतिम के 10-12 अमेंडमेंट तो आपको ध्यान में रखने ही रखने होंगे। इनके अलावा जो जो और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, जहां से अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे 42वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, जिसे भारतीय संविधान का जिसे भारत का लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा जी की सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया था और बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध केवल मौलिक कर्तव्यों से मत जोड़ देना। मौलिक कर्तव्यों के अलावा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो पूरा का पूरा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। उसके बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया, और वो जो है शाह आयोग की रिपोर्ट पर किया गया। तो 44वें के संदर्भ में शाह आयोग ध्यान में रखना है, और 42वें के संदर्भ में सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने मेंबर थे? ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कितने सदस्य थे। ठीक है, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी उसमें, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो अंतिम के 5, 7, 10 अमेंडमेंट ध्यान में रखने। इनके अलावा जो जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे। और कोई भी नया संविधान संशोधन अधिनियम होता है, कोई भी नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, तो उसके द्वारा भारतीय संविधान में कहां कहां प्रभाव पड़ा वो ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसकी बिल संख्या अलग रहती है। संविधान संशोधन विधेयक जो है ये अलग रहता है, और संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये अलग होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में परिवर्तन। राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति कौन सा आर्टिकल रहेगा? 55। आर्टिकल 55 में क्या दे रखे हैं? राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया जो कौन सी है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। अगर इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना, जैसे राज्यसभा में पहले गुप्त थी, 2004 में गुप्त के स्थान पर कौन सी प्रणाली स्वीकार की गई? खुली मतदान प्रणाली। अगर गुप्त के स्थान पर खुली करनी है, जैसे राज्यसभा में की, वैसे अगर राष्ट्रपति के चुनाव में भी करनी है तो क्या करना होगा?
संविधान संशोधन करना होगा। अगली देखिए, 7वीं अनुसूची में परिवर्तन। 7वीं अनुसूची में परिवर्तन। 7वीं अनुसूची में परिवर्तन, राज्यों की स्वीकृति क्यों, देखिए जरा। 7वीं अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? विषयों का बंटवारा। विषयों का बंटवारा, कौन से विषय जिसमें जो है संघ कानून बनाएगा, कौन से पे जो है राज्य बनाएगा, कौन सा समवर्ती सूची का विषय रहेगा। जैसे कुछ विषय पहले राज्य सूची में थे, राज्य से हटाकर उसे समवर्ती में डाले गए, तो संविधान में संशोधन किया गया। और ऐसा संविधान संशोधन जो 7वीं अनुसूची से संबंधित है, ऐसा संविधान संशोधन जो 7th शेड्यूल से संबंधित है, उसमें राज्यों के अनुमोदन की क्या रहेगी? आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट आप ध्यान में रख सकते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट आप ध्यान में रख सकते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इनके अलावा आप ध्यान में रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान। किन से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय से। इनके अलावा आप ध्यान में रख सकते हैं, कौन से? उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो उसमें भी विशेष बहुमत प्लस राज्यों की क्या लेनी होगी? स्वीकृति लेनी होगी। संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, या फिर इनके अलावा अपन बात करें संघात्मक ढांचे से, तो संघ और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है, विधायी संबंध का मतलब जो है कौन कौन से विषय, 7वीं अनुसूची तो हो गई, लेकिन इनके साथ ही भारतीय संविधान के कौन से भाग के बारे में बात करें? भाग 11। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंधों के बारे में बात की गई। आर्टिकल 246 है, आर्टिकल 245 है, आर्टिकल 247 है, 250 है, 249 है। ये सारे किससे संबंधित हैं? संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों से संबंधित। या तो अगला आपको ध्यान में रखना है, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध। विधायी संबंध, इसमें अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो इसमें भी क्या चाहिएगा? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। और लास्ट एक और ध्यान में रख सकते हैं, राज्यों का संघ में प्रतिनिधित्व। या संघ में राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यों का प्रतिनिधित्व। इसके अलावा एक और ध्यान में रख सकते हैं कि ऐसी बात जो किससे जुड़ी हुई है? संघात्मक ढांचे से जुड़ी हुई है। ऐसी बात जो किससे जुड़ी हुई है? संघात्मक ढांचे से जुड़ी हुई है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो कौन से बहुमत से द्वारा किया जाएगा? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का क्या लेना होगा? अनुमोदन लेना होगा। तो ये 3 प्रकार थे। कौन कौन से? पहले विशेष बहुमत, पहले उसके बाद में विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। इन दोनों का प्रावधान तो आर्टिकल 368 में किया गया है। और इनके अलावा एक और ध्यान में रखेंगे, कौन सा? साधारण बहुमत। और इनको अपन तुलनात्मक रूप से भी देख सकते हैं। देखिए तुलनात्मक रूप से कैसे देखेंगे? सबसे पहले साधारण बहुमत के द्वारा, इसके बाद दूसरा जो है विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा आप ध्यान में रख सकते हैं विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन। राज्यों का अनुमोदन। अब देखिए जरा, सबसे पहले किसके बारे में बात करें? सबसे पहले अपन बात करें किनके संदर्भ में, तो आपको ध्यान में रखना है साधारण बहुमत के द्वारा। कौन से बहुमत के द्वारा? साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत में आपको ध्यान में क्या क्या रखना है? सबसे पहले राज्य का गठन, राज्य का गठन। दूसरा राज्य की सीमा, राज्य की सीमा एवं नाम में परिवर्तन। दूसरा आप ध्यान में रख सकते हैं नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित परिवर्तन। तीसरा आप ध्यान में रख सकते हैं नंबर 4 पे, कौन सा? कि विधान परिषद का गठन एवं सर्जन, विधान परिषद का सृजन एवं
समाप्ति। नेक्स्ट आप ध्यान में रख सकते हैं भारतीय संविधान की कौन सी 5वीं, 6ठी और 8वीं अनुसूची में परिवर्तन। 5वीं, 6ठी और 8वीं अनुसूची में परिवर्तन। नेक्स्ट आप ध्यान में रख सकते हैं कौन सा, संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा के संदर्भ में, संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा के संदर्भ में। नेक्स्ट आप ध्यान में रख सकते हैं संसद में गणपूर्ति, संसद में गणपूर्ति। और नेक्स्ट आप ध्यान में रख सकते हैं संसद में प्रक्रिया एवं नियम, प्रक्रिया एवं नियम। ये कौन से बहुमत के द्वारा होते हैं, साधारण बहुमत के द्वारा। इसी प्रकार से विशेष बहुमत के द्वारा ध्यान में रखिएगा, विशेष बहुमत के द्वारा दो ही बातें ध्यान में रखें, कौन कौन सी, एक तो मौलिक अधिकार और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा कौन से ध्यान में रखेंगे, ऐसे परिवर्तन जो 1 व 3 में शामिल नहीं है, ऐसे परिवर्तन जो 1 व 3 में शामिल नहीं है। और नेक्स्ट अपन विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुमोदन की बात करें तो यहां पर आप ध्यान में रखेंगे विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुमोदन के संदर्भ में बात करें तो विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुमोदन के संदर्भ में आप क्या ध्यान में रखेंगे, जैसे जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करें, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। दूसरा ध्यान में रख सकते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। तीसरा आप ध्यान में रख सकते हैं 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट आप ध्यान में रख सकते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ कार्यपालिका का क्या करना है, विस्तार। नेक्स्ट आप ध्यान में रख सकते हैं राज्य की कार्यपालिका का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका का क्या करना है, विस्तार। नेक्स्ट आप ध्यान में रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई परिवर्तन और हाई कोर्ट से संबंधित कोई परिवर्तन। ये 3 प्रकार है, तीनों आप ध्यान में रख सकते हैं। ये जो हैं किनके द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा, ये जो हैं विशेष बहुमत के द्वारा, और ये कौन से रहेंगे, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का क्या लेना होगा, अनुमोदन लेना होगा। तो ये अपने थी संविधान संशोधन। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है संविधान के मूल ढांचे को लेकर कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो संविधान के मूल ढांचे में शामिल माने जाते हैं और कौन कौन से हैं जो संविधान के मूल ढांचे में शामिल को लेकर कौन कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे, जैसे पंथ निरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे में शामिल माना था SR बॉम्बई वाद में। तो मूल ढांचे में कौन कौन से शामिल रहेंगे एक बार मैं बता देता हूं, जो संविधान की मूल बात है, जिन पर संविधान टिका हुआ है, संविधान की आधार तत्व है, जैसे गणतंत्र है, लोकतंत्र है, संसदीय शासन प्रणाली है, पंथ निरपेक्षता है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, इनके अलावा मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल 32 हैं, इनके अलावा राष्ट्रपति जो हैं ये हमेशा क्या रहेगा, निर्वाचित होगा, ठीक है। इनके अलावा मैं बात करूं संघात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें जिस पर संविधान टिका हुआ है उसको अपन संविधान के मूल ढांचे में शामिल मानते हैं। हालांकि इनके लिए अलग से एक क्लास रहेगी जिसमें महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन संविधान संशोधन को लेकर बात करेंगे और इन संविधान संशोधन के साथ ही संविधान के मूल ढांचे को लेकर भी बात करेंगे कि कौन कौन संविधान के मूल ढांचे में शामिल हैं और शामिल कब कब माना गया सुप्रीम कोर्ट के बाद में, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जाना और संविधान में किस प्रकार अमेंडमेंट किया जाता है। 368 में 2 प्रकार दिए गए हैं, इनका 368 में उल्लेख नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है और भाग 20 के संदर्भ में भी ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।